हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि चैंग ने बहुत सारे लुटेरों को वहाँ पर बुलाया था ताकि वो अपने गांव में है ना दीवार बनवा सके। और अब आगे चैप्टर 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि 10 दिन बाद विलेज के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका था और अब टॉड विलेज को एक पूरी तरह से नया लुक मिल गया था। और अब ये अलग अलग एरिया में बटा हुआ था। सबसे पहले वाला एक डिफेंस एरिया था जिसमें कि एक पहाड़ी इलाके को यूज करके एक वॉच टावर और दीवार बनाए गए। और अगर कोई भी हम पर हमला करने की कोशिश करता है तो वॉच टावर से आदमी देखकर हमें तुरंत सतर्क कर सकता है। और उस डिफेंसिव एरिया के पीछे तैयारी करने का एरिया है। और अगर हम पर हमले करने वाला उस दीवार के आर पार हो जाता है तो ये जगह उन्हें थोड़ी देर के लिए स्लो करेगी। और इस तैयारी के एरिया के बाद वहाँ पर काम करने का एरिया, घोड़ों को रखने की जगह और बाकी सारी चीज़ें हैं। आगे हमें बताया जाता है कि एक आर्टिफिशियल टॉयलेट भी वहाँ पर बनाया गया है घोड़ों के उस जगह के पास, क्योंकि खाद होना भी तो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लोगों के रहने की जगह पर किचन, लिविंग एरिया, पानी की व्यवस्था, बाकी सब कुछ वहाँ पर था। आगे बटलर ह्यूंग ये सब पढ़ते हुए कहता है कि हमारे आगे के सारे पेड़ों को काट दिया गया है एकदम क्लीन। और वहाँ पर हमारे ब्रदर किनमैन के द्वारा कुछ जाल बिछाए गए हैं, उसमें कुछ खड्डे किए गए हैं और है ना कुछ जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए भी जाल बिछाए गए हैं। आगे बटलर ह्यूंग कहता है कि हमारे जगह के ज़्यादातर खाना खत्म हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 1000 किलो खाना है। पहले हमारे पास 5000 किलो था, लेकिन अभी के लिए हमें उसकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे गांव में लोग सिर्फ 5 ही तो है। चैंग कहता है कि बटलर ह्यूंग, तुम वापस जाओ और लोगों के खाने के बारे में कुछ करो। अब हम खाना इकट्ठा करने और भी लोगों को हमारे गाँव में जोड़ने जाएंगे। आगे चैंग को आवाज़ आती है कि विलेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और इसलिए आपको 1 एकड़ मिर्ची दी जाती है और सिस्टम के सभी जानवरों का भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो चैंग कहता है कि 1 एकड़ मिर्ची ये तो कुछ ज़्यादा ही कम है ना। और वो पीछे देखता है कि सिस्टम, आखिर तुम कौन हो। हम देखते हैं कि सिस्टम बड़ी हो चुकी होती है। चैंग कहता है कि आखिर तुम कौन हो। सिस्टम कहती है कि हाँ, जब भी तुम अपने विलेज में ज़्यादा बड़ा चेंज करोगे तो मुझे भी एक अपग्रेड मिलेगा। और आगे वो कहती कि आगे बढ़ो नौजवान और एक लुटेरों के राजा बनो। आगे उसे मिशन दिखाए जाते हैं कि चैंग सू को है ना बिना किसी भी ज़बरदस्ती तरीके से अपने प्यार में गिराओ। और दूसरा रिवॉर्ड होता है कि अपने विलेज में कम से कम 100 लोगों को इकट्ठा करो और उससे आपको एक लॉटरी का चांस मिलेगा। और तीसरा मिशन होता है कि तीन बार लोगों को लूटो। आगे हम फ्लाइंग टाइगर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लीडर का भाई कहता है कि अगर तुम भी वहाँ पर होते तो तुम भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते। मैं तुम्हें सच कहूं तो हम सभी लोग डर गए थे। उस चैंग ने किसी तरह का मंत्र कहा और अचानक से आसमान से एक बिजली गिरी और एक धमाके के साथ पूरा पत्थर फूट गया। तो वो लीडर कहता है, सलाहकार तुम्हारा क्या कहना है। तो वो सलाहकार कहता है कि ये वही पत्थर है जो वहाँ पर फूटा था और इस पर है ना बारूद दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी बॉम्ब का काम है और कौन सी बिजली गिराना तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि वो यू क्वीन रेन है और वो काफ़ी अच्छा सलाहकार है, समझदार। आगे वो लुटेरों का लीडर कहता है कि डायनामाइट्स वो क्या होता है। तो वो सलाहकार कहता है ये है ना पटाखों के जैसा ही होता है, बस इसकी ताकत उससे कई गुना ज़्यादा होती है और इसे देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसलिए बहुत कम लोगों ने इसे देखा होगा। ये नेचुरल है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो लीडर कहता है तो तुम्हारा कहना है कि टॉड विलेज ने हमें बेवकूफ़ बनाया। सलाहकार कहता है हाँ बिल्कुल। और उसका भाई कहता है कि तो कोई बिजली नहीं है। सलाहकार कहता है नहीं। आगे वो लीडर बहुत गुस्सा होते हुए कहता है कि चलो हमारे सारे लोगों को इकट्ठा करो और अभी हम उन पर हमला करेंगे। आखिर उनकी हमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। सलाहकार कहता है कि इतनी जल्दी की कोई बात नहीं है, टॉड विलेज कहीं भाग के नहीं जा रहा है, वो हमेशा इधर ही रहने वाला है। तो वो लीडर कहता है लेकिन मुझे अभी अपना गुस्सा शांत करना है। सलाहकार कहता है कि तुम्हें जल्दी चांस मिलेगा, अभी हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, तो अभी के लिए उन्हें छोड़ो। आगे चैंग मन में सोचता है कि अब मेरे पास 3 मिशन है। लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा हार्ड होगा। तीसरा, लोगों को लूटने का मिशन तो ब्रदर किन और वॉरियर लिन ये दोनों कर सकते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही मिशन रह गया है, वो है चैंग सू का अपने बारे में इरादा बदल। और ऐसे मिशन को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो ज़रूर कोई बड़ा सा इनाम मिलेगा। आगे चैंग कहता है ओह तो लड़की का दिल जीतना है, तब तो मीठी बातें से मैं ये कर ही सकता हूँ। और आगे वो खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैंने इतने सारे डेटिंग गेम्स खेले हैं तो चलो अब उसका ज्ञान यूज़ किया जाए। आगे चैंग सू यिंग के पास जाता है और कहता है सू यिंग आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो। तो वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से आगे चली जाती है।
चेंग मन में सोचता, 1 मिनट, इसको तो ऐसा कुछ होना चाहिए था ना कि सुइंग बोलेगी आखिर मुझे कौन पसंद कर सकता है, और आगे मैं कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह। वो कहता कि ठीक है चलो, प्लान ए फेल हो गया है तो मुझे प्लान बी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो बार बार सुइंग के पास जाता और अलग अलग चीज़ें बोलने लगता है, जैसे कि आखिर मैंने इस खूबसूरत लड़की को पहले कहाँ देखा है, और मेरी स्वीट हार्ट मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आगे वो वापस उसके सामने जाते हुए कहता है, इस दुनिया में कुछ भी मेरे लिए तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा वगैरह वगैरह। काफ़ी क्रिंजी लाइन है। और उसने कुछ लव लेटर्स जैसे लिखकर सू यिंग के कमरे में रख दिए थे कि प्यार कोई खेल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ हो वगैरह। आगे वो वापस उसके सामने आते हुए कहता है कि प्यार अंधा होता है और मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सबसे बेस्ट हूँ जो तुम्हें मिल सकता है, और अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाओ वगैरह वगैरह। तो सू यिंग उसके चेहरे पे हाथ लगाते हुए कहते हैं कि अभी कुछ टाइम से क्या तुम बीमार हो? तो तभी पीछे से है ना स्ट्रेटेजिस्ट भागते हुए आता है, विलेज मास्टर कुछ बहुत बुरा हुआ है, लिनर के शरीर में जहर चला गया है। तो चेंग कहता है ठीक है जल्दी करो, मुझे उसके पास ले चलो। हम देखते हैं कि लिनर वहाँ पर बेड पर पड़ी होती है। चेंग कहता है कि लिनर तुम ठीक तो हो? लिनर कहती है कि विलेज मास्टर मैं शायद जल्द ही मरने वाली हूँ। चेंग कहता है कि आखिर इसे क्या और इसके शरीर में जहर गया कैसे? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो पहाड़ के पीछे मशरूम्स ले रही थी और उसने कुछ लाल कलर का फल देखा और उसे खा गई, और तब से उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा जल रहा है और उसे पसीना भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। वो कहता है कि मेरी बेवकूफ़ लड़की को चीज़ें खाना बहुत पसंद है। और आगे वो कहता है लीनर डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कोई इलाज ढूंढ लूँगा। चेंग कहता है कि आखिर उसने कौन सा जहरीला खाना खाया? तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे मिर्ची बताते हुए कहता है कि ये वाला खाया है। चेंग कहता है कि ये तो मिर्ची है ना? तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है क्या विलेज मास्टर को इस जहरीले फल के बारे में कुछ पता है? चेंग कहता है कि ये फल कोई जहरीला नहीं है, इसे मिर्ची कहा जाता है, ये एक सब्जी है और इससे हम मसाले भी बना सकते हैं। आगे वो कहता है ये तो बस उसके लिए कुछ ज़्यादा स्पाइसी है और इसलिए उसे तीखा लग रहा है, वो एक बार जब थोड़ा सा पानी पी लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। चेंग मन में सोचता है 1 मिनट, आखिर इन सब लोगों को मिर्ची के बारे में क्यों नहीं पता है? और जहाँ तक मैंने है ना इतिहास की किताबें पढ़ी है कि मिर्ची के बारे में कुछ कैंग डायनेस्टी से लोग जानते थे। तो और आगे वो मन में सोचा चलो कुछ जवाब जाने जाए। आगे चेंग लीनर की तरफ वो मिर्ची ले जाता कहता है कि क्या तुम्हें पता है क्या है? तो वो कहते क्या ये कोई फल है? नहीं, ये कुछ तीखा है ना। वो आगे कहता है कि इसका स्वाद कैसा होगा, मीठा। और वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है क्या हम इससे कुछ ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे अगर हम इसे बेचे तो? वो कहती मैंने इस चीज़ को पहले कभी खाया नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं। चेंग कहता कि ठीक है तो इसे चख कर देखो, शायद हम आगे चल के पार्टनरशिप में कुछ कर पाए। चेंग कहता कि यहाँ तक कि सू यिंग को भी इस मिर्ची के बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब कि इस एरा में मिर्ची है ही नहीं। वो कहता जहाँ तक मुझे याद है मिर्ची को इस दुनिया में लोगों को पता लगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, और सिस्टम के कारण मुझे ये रिवॉर्ड के रूप में काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ है और यही एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे पैसे की खुशबू आ रही है। तो आगे वो किसी चीज़ में मिर्ची का कुछ बनाते हैं और सू यिंग उसे पीते हुए कहते हैं कि ये तो काफ़ी तीखा है। और जब वो पी रहे होती है चेंग कहते हैं कि हाँ इतने दिन हो गए जब से हमने तुम्हें किडनैप किया है, तो कोई भी तुम्हें लेने क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये हो सकता है कि कोई तुम्हें चाहता ही नहीं है? तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। चेंग कहता है कि चिंता मत करो, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें धोखा दे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं पूरी दुनिया को धोखा दे दूंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। बहुत ही चीज़ी लाइनें बोलता है ये। आगे हम देखते हैं कि वॉरियर लिन वहाँ पर आता है। वो कहता है विलेज मास्टर मैंने शिकार कर लिया है। तो चेंग कहता है क्या ये कोई अच्छी चीज़ है? तो वॉरियर लिन कहता है मुझे कुछ मिला तो है, लेकिन ये सिर्फ एक खरगोश है और ये एक लड़की। ये कह रहे थे कि ये सू फैमिली की एक नौकरानी है और ये यहाँ पर फॉलन लीफ सिटी से आई है। हम देखते हैं कि उसके साथ एक छोटी लड़की होती है। वो कहती है आखिर तुमने हमारे मिस के साथ क्या किया, उसे खा गए? चेंग कहते हैं कि इतनी छोटी बच्ची हमारे क्वीन न्यू पहाड़ पर अकेली आई है। और सू यिंग उससे देखते हुए कहते कि शाओ ये। तो लड़की उसके पास जाते हुए कहती मिस आप सच में जिंदा हो, अच्छा हुआ कि उन्होंने अभी तक आपको खाया नहीं। वेल ये सारी अफवाहें फैल रही है कि चेंग लोगों को जिंदा खा जाता है, तो उसके कारण। आगे सू यिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई मेरे कारण, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो लड़की कहती क्या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या आपका मजाक उड़ाया? वो कहती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे चेंग को मन में लगा था कि सू फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसने बटलर ह्यूंग को और वॉरियर लिन को बुलाया ताकि वो वहाँ के सिचुएशन के बारे में जान सके। वॉरियर लिन जब शिकार पे था
तब वो किसी को लूटने की प्लान कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही आई और उस बच्ची ने कहा कि उसका नाम शाओ ये है और वो सू यिंग की नौकरानी है और यहाँ पर खास करके सू यिंग को ढूंढने के लिए आई है। और शाओ ये जो कि बस लूटने ही वाली थी, वो डरी नहीं और वो है ना वॉरियर लिन के साथ यहाँ पर आ गई मिस सू को ढूंढने के लिए। वॉरियर लिन उसे वापस भेजना चाहता था फॉलन लीफ सिटी में, लेकिन जब उसने सुना कि वॉरियर लिन भी टॉड विलेज से है तो उसने काफ़ी ज़्यादा उससे कहा कि उसे भी वापस उसके साथ जाना है। तो चैंग और है ना स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचते कि अगर वो किसी और लुटेरे से मिली होती ना तो कब से चिल्लाती हुई भाग गई होती। क्या ये इसलिए क्योंकि वॉरियर लिन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है? चैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें उनसे कितने पैसे मिल सकते हैं अगर हम सू यिंग को वापस दे तो बटलर कहता है ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनके परिवार की हालत अभी थोड़ी खराब है। चैंग कहता है ऐसा क्यों? तो बटलर बताते हुए कहता है कि वो 4 समंदर के व्यापारियों के बॉस का नाम सू सी है और उसका कोई भी लड़का नहीं है, सब बेटियां है और वो ऑलरेडी बहुत बुढ़ा हो चुका है और सिर्फ उसकी अब बेटी ही उसके बिजनेस को संभाल सकती है। और उन सभी लड़कियों में मिस सू सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सू यिंग की माँ बहुत टाइम पहले ही मर गई थी और अब उसकी सौतेली माँ ये सारे बिजनेस को संभालती है और वो चाहते कि ये सारा बिजनेस अब उसकी बेटियों को मिले। और मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने ना भगवान से प्रार्थना की होगी कि विलेज मास्टर सू यिंग को खा गए हो। आगे सू यिंग कहती है कि मुझे जाने दो और मैं तुम्हें पैसे भेजने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। चैंग कहता है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो? तो सू यिंग कुछ नहीं कहती, वो मन में सोचा आखिर मैं क्या ही बोल रहा हूँ। बटलर ह्यूंग ने मुझसे पहले भी कहा था कि लोग कभी भी लुटेरा बनना पसंद नहीं करेंगे और उसमें भी सबसे बड़ी बात सू यिंग तो एक अमीर व्यापारी की बेटी है। कि चैंग किसी कागज पर कुछ लिखते हुए कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और जो चीज़ें मैं मांग रहा हूँ वो मुझे भेज देना और अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो भूलना मत कि मैं लोगों को खाता भी हूँ। आगे वो कागज को पढ़ते हुए सू यिंग कहती है कि 500 किलो अनाज, कुछ कपड़े और नमक, बुक्स और शराब। तुम इतने भी लालची नहीं हो, ठीक है? जब मैं घर पर अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी तो मैं तुम्हें जितनी भी चीज़ें तुमने मांगी है उसकी डबल वापस भेजूंगी। आगे हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी में वॉरियर लिन उसे चला रहा होता है और बाहर चैंग और बाकी सभी लोग खड़े होते हैं। चैंग कहता है कि मैं यहाँ पर उतर जाऊँगा, यहाँ से फॉलन लीफ सिटी सिर्फ 70 या 80 मील दूर है और वॉरियर लिन और बटलर ह्यूंग तुम्हें सिटी में पहुँचा देंगे। और आगे कहता है तुम लोग इसे सिटी में है ना सुरक्षित पहुँचा के आना। चैंग कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार के पास एक होटल है, तो मैंने तुम्हें जो मिर्ची दी है उसे यूज़ करके कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना। आगे चैंग मन में सोचता है कि आज जब हम अलविदा कह रहे आखिर मुझे ऐसी लड़की वापस कब मिलेगी? मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी मेरे एक्शन से उसके दिल को मैं छू नहीं पाया। क्या ये हो सकता है कि उसका दिल पत्थर का है? आगे चैंग कहता है कि अब बहुत देर हो रही, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और सू यिंग के पास से जाते हुए किसी तरह की कविता कहता है कि सड़क पर फूल खिल रहे हैं और तुम्हें जाते टाइम उसे एंजॉय करना चाहिए। यह मतलब किसी कविता के रूप में कहता है, मैं ठीक से बता नहीं सकता वो। तो सू यिंग एक बार के लिए कुछ नहीं बोलती और आगे कहती रुको, क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? तो चैंग उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या कहने वाली हो? तो सू यिंग कहती है कि आज के दिन तुमने मुझसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें कही और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भी की जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे बस है ना अपने प्यार में गिराना चाहते हो। लेकिन है ना मुझे इतना पता चल जाता है कि कौन सी बात सच है और कौन सी नहीं। और आज के दिन तुमने जितनी भी चीज़ें की वो सब झूठ था और अगर तुम नकली चीज़ें दोगे तो तुम असली को पाने की उम्मीद भी तो नहीं कर सकते। तुम प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते जबकि तुमने सिर्फ झूठ बोला हो। और तुम मुझसे ईमानदार हो या मैं तुमसे ईमानदार हूँ ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चैंग कहता कि तो आखिर तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती आज हम अलविदा करने वाले और पता नहीं हम वापस मिले कि नहीं मिले। तो मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अलविदा करने से पहले क्या तुम अपने मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं बोलने वाले? चैंग मन में सोचता है कि सच्ची बात आखिर ये क्या होती है? क्या जब मैंने उसे पहली बार देखा और मेरे दिमाग में क्या आया था वो सब मुझे उसे बता दूं कि वो एक सबसे खूबसूरत लड़की है जिससे मैं आज तक मिला। आगे वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था और वगैरह वगैरह, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। सू यिंग कहती है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है? तो वो सोचकर वो इतना शर्मा जाता है कि उसके दिमाग में से धुआं निकल जाता है। सू यिंग कहती है आखिर तुम्हारा चेहरा लाल क्या हो रहा है और इसका मतलब क्या होता है? तो वो कुछ नहीं बोलता। सू यिंग आगे कहती है ठीक है तुम नहीं बताना चाहते हो
तो मैं जाकर दूसरे लोगों से पूछ लूंगी। चैंग कहता कि नहीं, तुम ये बात किसी से नहीं पूछ सकती, जब हम वापस मिलेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा बस। आगे वो जब जा रही होती है, चैंग मन में सोचता है सोइंग सिर्फ 17 साल की है, तो उसके दिमाग में ऐसा होगा कि किस करने से लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जवान और भोली है और उसका ज्ञान काफ़ी चीज़ों में कम है। वो आगे मन में सोचता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की, भले ही ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला लगे, लेकिन क्या ये हो सकता है कि सुइंग का दिल पत्थर का ही है। मैं शायद खुद को ही धोखा दे रहा था। सिस्टम उसे बताते कि आप लड़की का दिल चुराने में असफल रहे और इसलिए मिशन की तीसरी कंडीशन को ट्रिगर नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते कि घोड़ा गाड़ी में सुइंग और वो नौकरानी बैठी होती है। नौकरानी कहती मिस, मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी, मुझे लगा नहीं था कि वो आपको ऐसे जाने देंगे। आगे वो कहती कि मिस, क्या आपके दिमाग में कुछ है? वो कहती कि श्याओ ये, अगर एक आदमी तुमसे कहे कि वो हार्ड है तो इसका मतलब क्या है? वो बच्ची भी सोचती हार्ड, और वो कहती क्या ये हो सकता है कि उसका दिल हार्ड हो? हार्ड मतलब कड़क, खड़ा वगैरह वगैरह। आगे हम देखते हैं कि फॉलन लीफ सिटी, सुइंग फॉलन लीफ सिटी पहुंच गई होती है। आगे हम देखते हैं कि सुइंग को वापस उसके शहर छोड़ने के बाद चैंग को अपने दिल में रही फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसे रिवॉर्ड के रूप में एक बहुत बड़ा क्रॉसबो मिला, लेकिन ये क्रॉसबो सिर्फ है ना डिफेंस के लिए यूज किया जा सकता है। किन मैन कहता विलेज मास्टर, आखिर आपको ये कहाँ से मिला? तो चैंग कहता ब्रदर किन, इसे ले जाकर हमारे वॉच टावर में रख दो। उसके बाद चैंग ने मिर्ची की खेती करने के बारे में सोचा। आगे हम देखते हैं कि वो मिर्ची को सुखाकर उसके बीज को निकालता है और उसके बाद वो सोचता है कि अब इसके साथ हम और भी ज़्यादा मिर्ची को उगा सकते हैं। और आगे वो हमें बताता है कि कैसे पहले खाद लो और उसे मिट्टी में रखो, फिर थोड़ा सा खड्डा खोदकर उसके अंदर ये सारे बीज डाल दो और फिर वापस खड्डे को भर दो। स्ट्रेटेजिस्ट कहता विलेज मास्टर, मैं भी जाकर कुछ लोगों को लूटता हूँ। चैंग कहता नहीं, तुम्हें भी ये नाटक करना बंद करना होगा, मुझे पता है कि तुम्हें ना मिर्ची को उगाना नहीं चाहते। आगे हम माउंटेन के नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैंग एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ सो रहा होता है और व्हाइट वुल्फ उसके सामने आते हुए कहती है, ओह चैंग, एक लीडर खुद आकर यहाँ पर अकेले इतनी गर्मी में लोगों को लूटने के लिए बैठा है। चैंग कहता है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो हाँ, और छोटी व्हाइट वुल्फ आखिर इतनी गर्मी में एक लीडर यहाँ पर क्या कर रही है? क्या ये हो सकता है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए आई थी? वो कहती कि हमारे पास एक बहुत बड़े बिजनेस का काम है, तो मुझे बस देखना था कि क्या विलेज लीडर चैंग ये जानना चाहेंगे। तो चैंग कहता ठीक है, चलो ऊपर चल के बात करते हैं। तो आगे जब वो विलेज में जा रहे होते, वो देखते हुए व्हाइट वुल्फ कहती कि वाह इतनी सारी फसलें, और ये फल क्या है? चैंग कहता कि ये मिर्ची है, हमने इसे पहाड़ के पीछे से खोदा है और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ले जाकर अपने वहाँ खेती कर सकते हो इसकी। और आगे वो उसे पानी देते हुए कहता कि हमारे पास सिर्फ कुएं का पानी है। तो कहता है ठीक है, तो बताओ अब तुम्हें किस बिजनेस के बारे में बात करनी थी? आगे हम देखते हैं कि वो बैठी हुई बता रही होती है कि 1 महीने के बाद येंग लोंग टीन जोउ के राजा अपने 60वें बर्थडे को मना रहे हैं और उसी टाइम बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स भी उनके पास जाएंगे और हमारे इस माउंटेन से होकर ही जाएंगे। तो अगर क्लैन लीडर चैंग आप इंटरेस्टेड हो तो हम मिलकर उन सभी गिफ्ट को लूट सकते हैं। और पीछे से लीनर उनके लिए कुछ पीने के लिए लाती है और वो भी देख के शर्मा रही होती कि इतने बड़े। आगे चैंग मन में सोचता है कि यू जो ये हमारे एम्पायर के नॉर्थ साइड में है, और वो आगे कहता तो ये सारे गिफ्ट उसी सलाहकार के हैं ना, शुए बैन चुआन, जिसने कि अपने लीडर को मार दिया और अब खुद लीडर बन गया। तो व्हाइट वुल्फ कहती है हाँ, जब उसने उस सिटी पर कब्जा किया तो आम लोगों को शांत करने के लिए उसने सोचा कि अगर वो जोउ के राजा का सपोर्ट पाले तो उसकी सिटी लीडर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भेजने वाला है और वो इसी रास्ते से भेजेगा। आगे व्हाइट वुल्फ कहती कि हम 50 लोग और तुम्हारी बिजली की ताकत से हम आराम से उन्हें लूट सकते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे। चैंग कहता लेकिन मैं मना करता हूँ, मेरा स्पेल भगवान का दिया हुआ है और मैं इससे आम लोगों को नहीं मारना चाहता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। तो व्हाइट वुल्फ कहती तो चैंग आप इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहते? तो चैंग कहता कि मैं अभी कुछ ठीक से कह नहीं सकता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। व्हाइट वुल्फ कहती कि एक आदमी को उसकी चॉइस तभी बना लेनी चाहिए जब उसे मौका मिले, तो आखिर तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो? मुझे तो यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। चैंग मन में सोचता है कि हाँ मुझे भी जल्दी से डिसीजन लेना है, लेकिन हम और कुछ खो नहीं सकते अब। व्हाइट वुल्फ कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ,
और अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ काम करने को तैयार है। चैंग कहता है कि जाते जाते हमारे पास से थोड़ी सी मिर्ची ले जाओ और इसे अपने वहाँ पर खेती करना, फिर तुम इसे उगने के बाद 1 किलो मिर्ची के बदले में 1 किलो खाने के साथ ट्रेड कर सकती हो, कैसा रहेगा? व्हाइट वुल्फ कहती है कि तुम ये अपने पास ही रखो अपनी मिर्ची को। आगे हम देखते हैं कि रात को एक आदमी आता है और कहता है, स्ट्रेटेजिस्ट, क्या विलेज मास्टर अंदर है? और वो विलेज मास्टर चैंग के पास जाते हुए कहता है कि मास्टर चैंग, मैं जो फैमिली का एक लुटेरा हूँ और हमारे पास खेती करने के लिए ज़्यादा बीज नहीं है, तो इसलिए मैं आपके पास से थोड़े मांगने आया था, और आप जितने बीज देंगे हम उसके डबल वापस दे देंगे आपको। तो चैंग मन में सोचता है कि जो फैमिली बैंडिट, उनके पास कुछ 30 के आसपास लोग हैं और उसमें ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े हैं और उनके पास खेती करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। चैंग कहता है कि क्या तुम मिर्ची की खेती करना चाहोगे? वो कहता है मिर्ची? आगे चैंग कहता है कि हम लोग मिर्ची की खेती कर रहे हैं और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इसके बीज ले जाकर खेती करो, और मिर्ची एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है, तुम इसे 1 किलो खाने के बदले में 1 किलो मिर्ची के साथ बदला बदली कर सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो हमारे बटलर ह्यूम से उसके बीज ले जाओ। आगे चैंग मन में सोचता है कि हम एक पहाड़ी लुटेरे हैं, हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता, लेकिन फिर भी हमारे पास खाने के वांदे पड़ रहे। कुछ दिन बाद वॉरियर लिन और बटलर ह्यूम वापस आए फॉलन लिन सिटी से, और वो अपने साथ 2 सुअर, कुछ चिकन्स, कुछ कपड़े, नमक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। और पहाड़ से कुछ 50 किलोमीटर दूर वहाँ पर कुछ 60 लुटेरे इकट्ठा हुए, और डॉग हेड लुटेरे, टकले लुटेरे वगैरह वगैरह अलग अलग जो ग्रुप था, उन सभी को वो गिफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँच गई, और सभी लोग है ना गिफ्ट्स को लूटने की तैयारी में लगे थे। और जब वो लोग तैयारी कर रहे थे तब हमारा चैंग वो मुर्गों को पाल रहा था, सब्जियां उगा रहा था और छोटे मोटे लोगों को लूट रहा था। चैंग, किनमैन और वॉरियर लिन तीनों है ना बारी बारी से ड्यूटी पर थे, और 10 दिन के बाद उन्होंने लोगों को लूटने के आधे मिशन को पूरा कर दिया था। यहाँ तक कि एक छोटे से व्यापारी को लूटना भी है ना लूटना ही कहा जाता है। एक छोटा सा बटन भी लूटो तो उसे भी चोरी ही कहा जाएगा। और कभी कभार तो वो है ना उन्हें उस माउंटेन से बाहर जाने का रास्ता भी बताता था। वो आम लोगों पर अपने हाथ नहीं डाल पा रहा था। लिन कहता है कि विलेज मास्टर, क्या हम लोगों को लूट रहे? क्या इसे लोगों को लूटना बोलते हैं? चैंग कहता है कि वो बहुत गरीब है, हम उसे लूट भी नहीं सकते। और आगे वो कहता है कि आखिर कब हमें कोई मोटी भेड़ मिलेगी यार लूटने के लिए। हम देख रहे कोई कह रही होती है कि बड़े भाई थोड़े धीरे चलिए और मेरा इंतज़ार कीजिए। और आगे वो लड़की कहती है कि आखिर आप जो सिटी में ही क्यों नहीं रुक गए और यहाँ पर आए इस पहाड़ में, और अपने साथ मुझे भी इतना चलवा रहे हो? तो उसके साथ खड़ा उसका भाई कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सफ़र करने से तुम्हें ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान तुम्हें किताबों से नहीं मिल सकता। और अगर मैं जो सिटी में रहता तो इतने अच्छे सीन्स कैसे देख पाता? तो उसके साथ खड़ी लड़की कहती है कि आखिर कौन से अच्छे सीन्स इस बेकार सी जगह पर देख पाओगे? और मैंने तो सुना यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे भी है, तो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कर लेना। तो वो लड़का कहता है क्या हुआ अगर यहाँ पर पहाड़ी लुटेरे हैं? अगर वो हमारे सामने भी आएंगे तो मैं उन्हें काट के रख दूंगा। और हम देखते तभी उसके सामने चैंग कूदता है और वो चिल्लाता है लूट। तो लड़की के साथ खड़ा वो लड़का काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तो चैंग कहता है कि औरतें राइट में और मर्द लेफ्ट में। हम देखते हैं कि उस लड़की का भाई कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो चैंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि चैंग की कुल्हाड़ी के सामने उसकी तलवार काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ जाएगी। वो कहता है कि हम हार मानते हैं। उसकी बहन कहती है ये क्या? आगे वो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो अगर तुम चाहो तो मैं इसे यहाँ पर रख सकता हूँ, अगर तुम मुझे जाने दो तो उसकी बहन कहती है बड़े भाई आखिर आप मुझे बेच कैसे सकते हो? तो उसका भाई कहता है कि मेरा भविष्य आगे बहुत ब्राइट है, तो तुम्हें मेरे लिए इतनी कुर्बानी देनी होगी, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा। तो उसकी बहन कहती है कि कमी ने कही कि तुमसे याद रखवाने की ज़रूरत है ही किसको? चैंग कहता है आखिर तुम लोगों के नाम क्या है? तो वो लड़की कहती मेरा नाम ली वैन एर है और इसका नाम ली शिंग जाई है। तो चैंग कहता आखिर तुम लोग क्या काम करते हो? तो वो लड़का कहता हम लोग स्कॉलर है। चैंग मन में सोचा अरे यार स्कॉलर सभी गरीब लोग होते हैं। वो कहता स्कॉलर? तो सामने खड़ा लड़का कहता है हाँ, मेरा सपना है कि इस पूरी दुनिया को घूमूं और बहुत सारी कविताएं लिखूं। चैंग कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम बहुत सारी जगह पर घूमे हुए हो? और आगे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि तुम दोनों किडनैप हो चुके हो। और वो दोनों खड़े खड़े देखते रह जाते। आगे चैंग उन्हें अपने साथ टॉड विलेज में लेके आता है
वो लड़की कहती ये तो वही है ना जगह जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, टॉड विलेज। चैंग कहता है कि बहुत सुना है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि तुम ही लोगों ना जिन्होंने 5 लोगों की ताकत से 100 लोगों की आर्मी को हरा दिया था और ब्लैक रॉक सिटी के सभी सिपाहियों को डरा के यहाँ से भगा दिया था, उनके आर्मर वगैरह फेंकवा के। चैंग कहता है कि क्या ये हो सकता है कि अब मैं थोड़ा फेमस हो गया हूँ? तो सिस्टम हमें उसकी प्रोफाइल दिखाती है कि वो अब थोड़ा सा फेमस है ना, लुटेरा बन चुका है। वो लड़की कहती मैंने सुना है कि तुम लोग जिंदा इंसानों को खाते हो और उसका खून पी जाते हो, तुमने हमें किडनैप किया, क्या ये हो सकता है कि तुम हमें खाना चाहते हो? चैंग कहता क्या ऐसा लगता है कि मैं इंसानों को खाता हूँगा? वो लड़की कहती हाँ बिल्कुल लगता है। चैंग कहता ठीक है चलो मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स बता दूँ, अगर तुम यहाँ पर शांति से है ना जहाँ पर मैं रखता रहोगे तो मैं ना ही तुम्हें मारूंगा और ना ही तुम्हें कहीं लॉक करूँगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ ये पूरा पहाड़ लुटेरों से भरा हुआ है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जाके बच सकते हो तो हाँ बिल्कुल तुम कोशिश करके देख सकते हो। वो लड़की कहती हमें यहाँ पर रख के क्या तुम मेरे साथ कुछ, लेकिन आगे चैंग कहता है कि तुम लोग स्कॉलर्स हो ना, तो तुम्हारे पास इस दुनिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होगा, तुमने जो भी देखा या सुना है वो बस लिख दो और जब तुम लोग लिखना ख़त्म करोगे मैं तुम्हें कुछ लोगों के साथ है ना इस पहाड़ से नीचे भेज दूंगा बस। आगे चैंग कहता है कि एडवाइज़र प्लीज़ इनके लिए है ना स्याही और एक पेपर का बंदोबस्त करो और एक रूम का भी। आगे वो लड़की कहती कि बड़े भाई आखिर तुमने हार क्यों मानी और सरेंडर क्यों किया? तुम्हारी तलवारबाजी की स्किल्स की तो हमारे टीचर भी तारीफ करते हैं। लड़का कहता है तुम्हें नहीं लगता ये लुटेरों का ये गांव कुछ इंटरेस्टिंग है? तो वो लड़की कहती है आखिर ऐसा क्यों? तो वो लड़का कहता है ऐसे लुटेरे जो ज्ञान के लिए लोगों को किडनैप करे, ये जगह सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है मुझे। और कहता जाओ और जाके मेरे लिए स्याही लेकर आओ, और क्योंकि मैं एक कवि हूँ तो मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ। आगे चैंग कहता है कि आज न्यूज़ क्या है नहीं? तो बटलर ह्यूम कहता है कि एस्कॉर्टिंग टीम जो कि गिफ्ट लेके आने वाली है वो हमारे क्विंग न्यू माउंटेन पर है ना 10 दिनों में आएगी। और हमें जो न्यूज़ मिली है शुए बैन चुआन वो स्ट्रेटेजिस्ट जिसने कि अपने लॉर्ड को मारकर सिटी पर कब्जा कर लिया, वो लू हुम को है ना भेजने वाला है यहाँ पर इस बार गिफ्ट को लेकर। चैंग कहता है कि लू हुम आखिर तुम इस आदमी के बारे में कितना जानते हो? तो बटलर ह्यूम कहता है कि लू हुम एक 30 साल का इंसान है और वो एक बहुत बड़ी छड़ी यूज़ करता है और वो एक अनाथ है। उस स्ट्रेटेजिस्ट ने उसे गोद लिया था और उसका ध्यान रखा, तो उसके और कोई रिश्तेदार या माता पिता नहीं है, वो सिर्फ उस स्ट्रेटेजिस्ट को ही है ना फॉलो करता है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है। तो चैंग कहता है तुम तो अब कुछ भी बोलो यार, अगर वो ताकतवर नहीं होगा तो इतने सारे लुटेरे मिलकर थोड़ी उसको लूटने का प्लान करेंगे, और आखिर वो किस तरह से उसे लूटने वाले। तो बटलर ह्यूम कहता है ज़्यादातर तो मुझे लगता है ना कि वो किसी तरह का जाल बिछाएंगे और छुपकर हमला करेंगे और वो आमने सामने से लड़ाई नहीं करेंगे। विलेज मास्टर क्या हमें भी इसमें पढ़ना चाहिए? तो चैंग कहता है कि ग्रुप फाइट, वो भी कुछ खाने के लिए, हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं और अगर हमें उसमें से कुछ चाहिए तो हमें भी काफ़ी सारे लोगों को भेजना पड़ेगा। हम देखते हैं कि क्वीन न्यू माउंटेन मतलब वो पूरा पहाड़ जहाँ पर अलग अलग लुटेरों के विलेज है उस पर काफ़ी ज़्यादा अभी भगदड़ मची हुई है। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़का कहता है वैनर जल्दी उठो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है कि बड़े भाई प्लीज़ अपने चेहरे से वो गंदा सा एक्सप्रेशन हटा लो, कहीं तुमने वापस किसी नौकरानी के कपड़े तो नहीं चुरा लिए? तो वो लड़का कहता है अरे यार वो पहले की बात है, उसको वो बोलना बंद भी करो और चलो बाहर चलो मैं तुम्हें कुछ अमेजिंग दिखाता हूँ। और आगे वो किसी झरने के पास उसे लेके आता है। वो लड़की कहती है बड़े भाई ये क्या है, क्या ये बाहर नहाने के लिए? तो वो लड़का कहता है नहीं मैं तुम्हें ये दिखाने नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हें ये दिखाने लाया हूँ कि इस पुल के अंदर क्या है। आगे वो कहता है कि ये झरने का पानी पहाड़ के ऊपर से आता है और इस पुल के अंदर जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल कीड़े वगैरह सब कुछ है और ये देखो यहाँ पर। तो वो लड़की कहती है ये तो चारकोल है ना, तो क्या हम पानी पी सकते हैं जिसमें चारकोल मिला हो? तो वो कहता है हाँ ऐसा कहा जाता है कि चारकोल कीड़ों को रोक सकता है पानी के अंदर के। वो लड़की कहती है क्या इस पानी के अंदर कीड़े होंगे? तो वो लड़का कहता नहीं मुझे भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। आगे वो लड़की कहती बड़े भाई आखिर आप मुझे इस झोपड़ी में क्यों लेके जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है बस अंदर जाके एक बार देख लो। वो लड़की कहती लेकिन मैं नहीं चाहती। तो वो लड़का कहता ठीक है अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बोलकर ही। इस झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ा खड्डा है जो कि घोड़े के अस्तबल से कनेक्ट हुआ है और इससे बाद में खाद बनती है जिसे कि वो है ना खेती में यूज़ कर सकते हैं। वो लड़की कहती ब्रदर लेकिन ये सब किस काम का? आगे वो लड़का कहता मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है।
वो कहता है कि हम 1000 माइल तक सफ़र करेंगे तो हमें 1000 माइल का ज्ञान मिलेगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सिर्फ साधारण सी झोपड़ी है? वो लड़की कहती यहाँ पर सिर्फ 6 ही तो लोग हैं, आखिर वो लोग इतना क्या खास कर सकते हैं? तो वो लड़का कहता वही तो 6 लोग हैं, तो आखिर वो लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस विलेज के लीडर के काफ़ी बड़े प्लान्स लग रहे हैं। तो वो लड़की कहती बड़े भाई अब आप उस झोपड़ी को देखकर ऐसे एक्सप्रेशन देना बंद करो, आप भी तो एक। लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि चुप हो जाओ और वो मत कहना। इसने क्या कहने से रोका ये तो हमें भविष्य में कुछ ज़्यादा ही आगे चैप्टर्स में पता चलेगा। आगे चेंग रात को उसके कमरे में आते हुए कहता है कि कैसा चल रहा है? वो कहता मैंने अभी तक जो भी देखा या सुना है वो सब लिखे जा रहा हूँ। और आगे वो कहता आखिर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? तो चेंग कहता मैं भी किताबें लिखना चाहता हूँ। वो कहता किताबें? चेंग कहता है कि तुम एक कवि हो और मैं एक लेखक। मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा मास्टरपीस लिखूं जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जाए। वो कहता क्या मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ? तो वो दोनों उसको ऐसे ही देख रहे होते और कुछ नहीं बोलते। चेंग कहता तुम तो एक कवि हो ना, चलो मुझे तुम्हारी कविता दिखाओ। तो वो लड़का कहता हाँ मैंने कुछ कविताएं और गाने लिखे हैं और इससे बड़े बड़े मास्टर भी है ना मेरी तारीफ करते हैं। तो चेंग उसके हाथ से कागज लेते हो कहता है कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ। और उस कागज़ को देखते हो कहता है अरे अरे क्या इसे भी कविता कहा जा सकता है? और अगर तुम लोग इसे कविता कहते हो तो हमारे इस राज्य के है ना कवि का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। तो लड़की कहती क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? मेरे बड़े भाई की कविता है, इस पूरे राज्य में फेमस है। चेंग कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हारी आंखें खोल के है ना तुम्हें बताता हूँ कि कविता किसे कहते हैं। चेंग कहता है कि अगर मैं है ना ज़्यादा अच्छा लिख दूंगा ना तो मुझे डर है कि इस एम्पायर का कोई भी कवि आगे कविता लिखना ही छोड़ देगा। तो वो लड़का कहता है वाह तुम्हारी टोन तो काफ़ी अच्छी है। आगे वो कुछ लिख रहा होता है कागज़ पे। वो लड़की देखते हो कहती कि इसके शब्द काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। और जब वो लिखना पूरा कर चुका होता है वो कहता ठीक है अब बहुत देर हो रही तो मैं जा रहा हूँ पहले ही। वो लड़की कहती आखिर तुमने सिर्फ एक ही लाइन क्यों लिखी? तो चेंग कहता है कि एक लाइन काफ़ी है, मुझे डर है कि अगर मैं इससे ज़्यादा लिखूंगा तो तुम लोग डर के मर ना जाओ। तो वो लड़का उसे देखते हुए कहता है कि ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि इस दुनिया के सभी टैलेंट मैं सिर्फ ये एक लाइन अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं लिख पाता। वहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट आता हुआ कहता है विलेज मास्टर बहुत बुरी खबर है, ज़ो का विलेज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। चेंग कहता है कि ठीक है चलो मुझे दिखाओ। हम देखते हैं कि ज़ू विलेज पूरी तरह से जल चुका है और चेंग वो देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। ज़ू विलेज वही जहाँ पर कि है ना पिछले चैप्टर में एक आदमी चेंग के पास से वो मिर्ची के बीज लेके गया था खेती करने के लिए। लोग बोल रहे होते कि ज़ू विलेज में सिर्फ 30 लोग ही थे, वो सब बूढ़े औरत या बच्चे थे और उन सभी को मार दिया गया। तो दूसरे लोग कहते ये वो विलेज है जहाँ पर कि लोग लूटते नहीं थे, वो लोग सिर्फ खाते और सरवाइव करते थे। ऐसा करने की किसे ज़रूरत पड़ी और हम लुटेरों को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? तो दूसरा आदमी कहता कि तुमने देखा नहीं क्या, ये हमारे में से किसी ने नहीं किया, ये बाहर के लोगों का काम है। तो वाइट वुल्फ उस तलवार के ऊपर लगे हुए एक रोल को देखते हुए कहती है कि क्या ये वो ब्लड बुक है जिस बंदे ने स्टार्ट किया वो यहाँ पर छोड़ कर गया होगा। तो लोग कहते हैं कि वाइट वुल्फ आखिर इस पर क्या लिखा है? तो वाइट वुल्फ कहते हैं 3 दिन बाद मैं इस माउंटेन को पार करूँगा और तुम्हारे माउंटेन के जितने भी लुटेरे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरा स्वागत करो, वरना मैं जैसे जैसे चलता रहूँगा वैसे वैसे तुम्हारे विलेज को ख़त्म करता रहूँगा। ब्लैक रॉक सिटी का लू होम। चेंग मन में सोचता कि ये दूसरों के लिए एक उदाहरण था कि लुटेरों की ज़िंदगी किसी कुत्ते की ज़िंदगी से भी गई गुजरी है। शुरुआत में हम फ्लाइंग टाइगर विलेज को देखते हैं जहाँ पर कि विलेज लीडर का छोटा भाई कहता है बड़े भाई मैंने है ना 2 और पोस्ट खाली कर दी है और हम में से है ना 2 लोगों को अब बारी बारी से वहाँ पर रहना होगा। तो उस जगह का लीडर कहता है कि आज हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा और अपने पास हमेशा हथियार रखना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। आगे वो लीडर कहता है सलाहकार आखिर तुम्हारा क्या कहना है? उसका सलाहकार कहता है कि हमारे इस अरेंजमेंट में लगभग कोई गलती नहीं है, जब तक कि हम ये 3 दिन है ना ज़िंदा रह सके और वो लोग यहाँ से गिफ्ट्स लेकर इस पहाड़ को पार कर ले, हम सब लोग ठीक रहने चाहिए। तो वो लीडर कहता है कि ओरिजिनली मैं उनको लूटने वाला था, लेकिन हमारे भाइयों की ज़िंदगी उससे ज़्यादा कीमती है। आखिर किसे पता था कि वो लू हम इतना ज़्यादा क्रूल है। आगे वो लीडर कहता है आखिर टोड विलेज के लीडर चेंग की क्या हालत है? तो उसका छोटा भाई कहता है बड़े भाई उसका तो नाम ही मत लो, वो बच्चा इतना डर गया था कि मुझे तो लगा था कि वो कहीं टॉयलेट ही ना कर दे। मैंने सुना कि वो है ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया और अभी वो बस अपने कमरे में किसी औरत की तरफ पड़ा हुआ है। लीडर कहता है कि हाँ वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जवान है,
और उसने इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ आज तक नहीं देखी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ल्यू हेंग काफ़ी ज़्यादा क्रूर है, और उसकी बात ही मत करो यार, मैं खुद उससे डरा हुआ हूँ अभी तो। आगे वो लड़की अपने भाई से कहते हैं यहाँ तक कि बच्चे भी मारे गए थे, भले ही वो लोग लुटेरे थे। लू हेंग अपनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो उसका भाई कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि है ना 1 लाख लोग एक लड़ाई में मारे गए थे, और मुझे पता है कि लोगों को मारना इतनी भी कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। तो वो लड़की कहती बड़े भाई चलो हमें कोई चांस देखकर यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ पर अब सुरक्षित नहीं है हम लोग। आगे वो लड़का कहता है कि हाँ चलो चुपचाप निकल जाते जब किसी का भी ध्यान नहीं है और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो तभी चेंग वहाँ पर दरवाज़ा खोलता और कहता है कि ओ अभी तक बातें ही हो रही, अभी तक कोई सोया नहीं। वो लड़की कहती बिग बॉस मैंने सुना है कि आप बीमार हो, तो आखिर आप यहाँ पर कैसे आए। आगे वो लड़की सोचती है कि मुझे पता नहीं कि उसने हमारी बातें सुनी कि नहीं सुनी। चेंग कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी सर्दी हो गई, इतना कुछ सीरियस नहीं है, और हाँ मुझे अभी तुम लोगों से बात करनी है। वो लड़का कहता है आखिर आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। चेंग कहता है कि चलो मुझे ये बताओ कि इस एम्पायर में पहले क्या हुआ था, उसकी सबकी बात करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि ली शिंगिया की बात सुनकर चेंग को है ना इस दुनिया के इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग गया था। इस दुनिया का भी इतिहास काफ़ी ज़्यादा है ना चेंग की पहले वाली ज़िंदगी की दुनिया के जैसा ही था। जैसे कि पेंग ग्यू ने इस दुनिया का आकाश खोलकर इस दुनिया में ज़िंदगी की शुरुआत की, और नुवा उसने इस दुनिया का सबसे पहला आदमी बनाया। ये सब मतलब ऐसे समझ लो ना एडम और ईव जैसी कहानियाँ, बस चाइना के हिसाब से अलग है। और आगे वो कहता है फिर 3 एम्परर्स ने इस पूरी दुनिया पर राज किया, और उनके बाद 5 एम्परर्स ने है ना अपने रिलेशनशिप को सुधारा। शिया, सेंग, जोव, स्प्रिंग, ऑटम डायनेस्टी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें है ना एक किंगडम करके मांगा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, ये सब चाइना का इतिहास है। और हाँ एक 3 किंगडम करके भी सीरीज़ है, तो आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आगे वो हमें बताता है कि चू एंड हैन डायनेस्टी वो लोग है ना सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे कि सबसे ऊपर कौन है। हैन डायनेस्टी वो लड़ाई जीती और 400 साल तक अपनी है ना कंट्री में राज करती रही। और जब हान डायनेस्टी का अंत हुआ तो इस दुनिया में धीरे धीरे है ना अशांति फैलने लगी। और यही वो टाइम था जब कि इतिहास में थोड़ा बहुत फेरबदल हो रहा था चेंग की पुरानी ज़िंदगी में और इस वाले में। कि इसमें एक है ना एक काव काव नाम का कोई इंसान था जिसे कि पकड़कर मार दिया गया था जब उसने डोंग जुओ को है ना मारने की कोशिश की। तो उसने इतिहास में इतना भी कोई बड़ा नाम नहीं किया, तो इस कारण से कोई भी 3 किंगडम जैसी कोई कहानी नहीं हुई। वही 3 किंगडम सीरीज़ है, आप देख सकते हो। लेकिन 3 किंगडम की जगह यहाँ पर 19 अलग राज्य बन गए, और अलग अलग लोग अपने आप से कंपटीशन करने लगे। और उसके बाद से तो इसका इतिहास पूरी तरह से मतलब लड़ाई पर ही है, और इसके साथ लाखों लोगों की मौत हुई। चेंग मन में सोचता है कि इसलिए मुझे डर है कि है ना मेरे वाले इतिहास से कोई भी ग्रेट जनरल यहाँ तक दिखाई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लियो जेंग और जोग, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मैं वापस बता दूँ, ये बता रहा है कि है ना चाइना के इतिहास में जो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा इसके इतिहास से मिलता जुलता है, इसकी दुनिया के। लेकिन थोड़े से टाइम के बाद से वो पूरी तरह से है ना बदल गया था, और उसी के कारण ये दुनिया इतनी अलग है। आगे वो लड़का एक नक्शा बनाते हुए है ना उसे बता रहा होता है कि जब ली मेंजी ने डाउल एम्पायर को शुरू किया और तब से लेके अब तक वगैरह वगैरह, और उसके बाद एम्पायर को है ना रोंग के लोगों ने हमला करके है ना हथियाने की कोशिश की, और उनकी सबसे बड़ी बैटल अभी 30 साल पहले हुई थी। और अंत में भले ही रोंग के लोगों को है ना यहाँ से भगा दिया गया, लेकिन उन लोगों ने हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था। आगे वो लड़की कहती कि हमारे एम्पायर ने मिलिट्री पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए 1 साल तक, लेकिन फिर भी है ना हम कई बार उन रोंग के लोगों से हारे गए। आगे वो लड़की कहती बड़े भाई आपको क्या लगता है कि इतने सालों तक रोंग से लड़ने के बाद हम आज तक जीत क्यों नहीं पाए। तो उसका भाई कहता है कि बॉर्डर की आर्मी पर जितने भी जनरल्स हैं वो सब शराबी लोग हैं, उन्हें बस इतना ही पता है कि मिलिट्री के कामों के जरिए दिन कैसे ख़त्म करें। तो चेंग कहता आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो वो लड़का कहता ये तो बस एक फीलिंग है। पिछले कुछ सालों में रोंग एम्पायर के साथ हमारी जितनी भी लड़ाई हुई 10 लड़ाइयाँ हुई टोटल, और उन 10 में से हम 10 बार हारे हैं। और हमारे मिलिट्री एडवाइज़र्स इसके बारे में गलत रिपोर्ट्स भी करते हैं। हमारे कई सारे लोग मारे गए उस लड़ाई में, लेकिन उन्होंने एम्पायर को ऐसी रिपोर्ट की कि उन्होंने सामने वालों के 50 लोगों को भी मारा है। देखने में तो ऐसा लगता है कि हम लोग धीरे धीरे है ना सुधरते जा रहे, लेकिन हमारी बॉर्डर की आर्मी अब बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। और आगे वो कहता है कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि हमारा एम्पायर रोंग के लोगों से आखिर कैसे जीत सकता है। चेंग कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बस एक लुटेरा हूँ। आगे वही लड़का चेंग से कहता है
कि एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि इस दुनिया की आर्मी को है ना 3 क्लास में बांटा जा सकता है। सबसे लोएस्ट क्लास जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ती है। हर एक सिपाही सिर्फ अपनी जान की ही परवाह करता है और जब वो किसी ताकतवर दुश्मन से मिले तो वो डर के भाग जाते हैं। दूसरी क्लास कि जो कि अपने मज़े के लिए लड़ते हैं। जैसे कि अगर वो लोग जीतेंगे तो उनका है ना जोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो एक भी लड़ाई हारे तो उनका मोटिवेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और तीसरी क्लास और सबसे ऊपर वाली क्लास, वो जो है ना गर्व के लिए लड़ते हैं और लड़ाई में जान दे देते हैं। वो असली इलाइट टीम है। चैंग कहता है आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा? तो वो लड़का कहता है कि ऐसा मुझसे एक ओल्ड मैन ने कहा था। तो चैंग कहता है कि क्या पक्का है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा है? वो लड़का मन में सोचता है कि ये चीज़ मुझे जिसने कही थी वो हमारे एम्पायर का अभी मार्शल है। मार्शल एक काफ़ी ऊपर का ओहदा होता है। वो कहता है कि आखिर बिग बॉस आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैंग कहता है कि एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि जो आर्मी अपने घर के लिए लड़ रही होती है वो सबसे ताकतवर नहीं होती है। उससे ताकतवर आर्मी वो होती है जो अपने यकीन के लिए मतलब हर किसी को एक ही चीज़ में यकीन हो और वो लोग मौत से बिना डरे। और अगर ऐसे लोग कई हज़ार हो तो ऐसी आर्मी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। वो लड़का कहता है कि यकीन वाली ऐसी कोई आर्मी इस दुनिया में होगी भी? तो चैंग कहता है हाँ, लेकिन यकीन वाली आर्मी को भी मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं कहूँगा। सबसे ज़्यादा ताकतवर आर्मी वो है जो कि है ना जिंदा रहने के लिए लड़ रही हो। तो वो लड़की कहती है जिंदा रहने के लिए? लेकिन जंग में तो हर कोई जिंदा रहना ही चाहता है ना। चैंग कहता है कि हाँ, लेकिन अगर उस आर्मी के लोग वहाँ से लड़ाई के मैदान से वापस भाग भी जाते तो शायद वो है ना कभी जिंदा ना रह पाए। तुम अपने इस राज्य की लड़ाई को रोंग के लोगों के साथ कंपेयर करके देख लो। आखिर क्यों रोंग के लोग अंपायर से हर बार जीतते हैं और अंपायर के लोग हर बार क्यों हार रहे? वो लड़का कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो चैंग कहता है मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा भी है आखिर रोंग के लोगों ने हम पर इतनी बार हमला क्यों किया? तो वो लड़की कहती है कि हमारा एम्पायर और रोंग के लोग बहुत ही पुराने दुश्मन हैं और वो कुछ 100 सालों से लड़ाई किए जा रहे हैं और जब भी उन लोगों को कोई चांस मिलता है वो हमारे एम्पायर पर अटैक कर देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बुरे और अनपढ़ और लुटेरे टाइप के लोग हैं। चैंग कहता है कि हमारे एम्पायर के सभी लोगों को यही लगता है कि रोंग के लोग कोई राक्षस है और उनके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ था नहीं और सिर्फ अंपायर से लड़ाई करना चाहते थे हमेशा। आगे कहता है कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भूखमरी हो रही है वो उन्हीं के लोगों के साथ हो रही है। वो कहता है कि रोंग के लोग जो कि पास के जंगलों में रहे हैं और वो है ना कम से कम चीज़ों के साथ सरवाइव कर रहे हैं और उनके लिए जीना है ना नॉर्मल इस एम्पायर के लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बस एक बार बर्फ़ गिरना और उनका सारा खाना एक साथ में ख़त्म। वो कहता है कि वो वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकते। ये सब भगवान के मूड पर है कि वो लोग खाएंगे या मरेंगे। और उसी रोंग जो कि एक नर्क जैसा है उसके पास में एक एम्पायर है जहाँ पर कि खाना है, औरतें हैं और तुम्हें इसके लिए लड़ना नहीं पड़ता और आखिर मौत तो है ही क्या। और दूसरी तरफ रोंग एम्पायर है जहाँ पर कि है ना मौत तुम्हारे सिर पर ही रहती है हमेशा। और आर्मी का हर एक इंसान अगर वो पूरी जान से नहीं लड़ेगा तो वापस भी उस राज्य में जाकर मरना ही है उसे। तो इससे उनके लड़ने की ताकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और लड़का कहता है हाँ, पिछले 30 सालों में जब भी रोंग एम्पायर में खाने की कमी होती थी तो हमारे राज्य पर हमले काफ़ी ज़्यादा होते थे, लेकिन जब उनके उधर खाना ठीक ठाक रहता था तो उनके हमले होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम रहते थे। चैंग कहता है कि रोंग के लोगों के दिमाग में ये आइडिया है कि हर कोई मरने वाला है, लेकिन तुम्हारे एम्पायर के लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर और रक्षा नहीं कर पाए तो हम वापस अपने घर पे जा सकते हैं। आखिर हम हारे तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। और दूसरी तरफ रोंग के लोगों को देखा जाए तो अगर वो लड़ेंगे नहीं तो वो भूख से मारे जाएंगे और अगर तुम भागते हो तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। और तुम्हारे एम्पायर के लोगों का क्या है, भागो तो बच जाओगे। चैंग कहता है कि ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सारे चीज़ों का कारण तुम्हारा मिलिट्री कोर्ट है। आखिर एम्पायर ये सब होते हुए भी शांत कैसे बैठ सकता है, उसे भी तो कुछ करना चाहिए। तो वो लड़का कहता है मिस्टर चैंग, क्या आप मेरे साथ जिंगजो वापस चलना चाहोगे? चैंग कहता है कि आखिर मुझे तुम्हारे साथ जिंगजो क्यों चाहना चाहिए? तो वो लड़का कहता है सर, आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और आपको यहाँ पर इस पहाड़ के घास में नहीं रहना चाहिए। अगर आप मेरे साथ जिंगजो चलेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपका भविष्य काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। चैंग मन में सोचता है कि ये बच्चा मेरे हाथों से बेवकूफ़ बन गया। मैंने तो ऐसे कुछ भी कहा था, ऐसा तो है नहीं कि झूठ बोलने पे या गलत बोलने पे मुझे मेरा गला कटवाना होगा। लेकिन इस बच्चे का चेहरा देखो, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है
मेरे कॉलेज के पिछले प्रोजेक्ट में मुझे ये इतिहास के बारे में जानना था और कौन गलत था कौन सही, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था तो मैंने कुछ भी बोल दिया। आगे चेंग कहता है कि ये सही नहीं है, तुम तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो यार। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पास एक काफ़ी अच्छी तलवार है, तो क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो। मतलब ये कविता के रूप में कोई सेंटेंस कह रहा है कि लगभग तुम मेरे साथ आओ, ऐसा ही कुछ। तो चेंग वहाँ से खड़े हुए तो कहता है ओह नहीं नहीं, और वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार है, तो क्यों ना तुम वो मुझे दे दो। और ये दोनों लगभग एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, जो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और वो लड़का मुस्कुराता है और चेंग भी मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। आगे लीनर कहती है कि बिग बॉस यहाँ पर आकर मिर्ची को पीसने में हमारी मदद कीजिए। तो चेंग कहता है हाँ आ रहा हूँ। आगे वो लड़का कहता है कि ओह उसे मेरी तलवार चाहिए। वेल उसने कविता काफ़ी अच्छे टोन में कही। वेल ये तलवार याद रखिएगा, ये आगे के चैप्टर्स में कुछ ज़्यादा ही काम आ सकती है। आगे हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे सिपाही वही गिफ्ट्स लेकर जा रहे होते हैं। तो सामने से एक सिपाही आता है और जनरल लू को कहता है कि जनरल लू, आपके सामने क्वीन गिल माउंटेन है और इस पहाड़ पर सभी डाकू रहते हैं, और हमने इस पर पूरी तरह से तलाश कर ली और ये पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है कि कोई भी छुपकर हम पर हमला करने का इंतजार नहीं कर रहा है। और इस माउंटेन के जितने भी गांव वाले हैं वो वहाँ पर खड़े रहकर आपका स्वागत कर रहे हैं। तो जनरल लू कहता है एक बार वापस चेक करो, ये डाकुओं का विलेज है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे हम फ्लाइंग टाइगर विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि है ना कि फ्लाइंग टाइगर विलेज में कुछ 300 से 400 लोग होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ 100 लोग ही होंगे जो ठीक से लड़ सकते हैं। और जब वो सिपाही आते हैं तो वहाँ पर एक आदमी देख के कहता है जल्दी चलो और हमारे लीडर को इसके बारे में बताओ। और उस गेट से बाहर आते हुए फ्लाइंग टाइगर का लीडर मन में सोच रहा होता है कि अगर हम बाहर आकर उनसे लड़ने भी लगे तो ये एक कीड़े का आग में जाने जैसा होगा, क्योंकि सामने वाले लोग एक असली इलाइट है, तो हमारे जीतने के चांस तो है ही नहीं। तो विलेज लीडर आके मन में सोचता है कि आज सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आज के दिन कैसी भी तरह से जिंदा रहो और अपनी बेइज्जती को सहन करके अपने आंसुओं को पोंछ के ऐसे दिखाओ जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। पहाड़ी लुटेरे एक फालतू की भीड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है उनकी नज़रों में। आगे जनरल लू उस विलेज लीडर के सामने आता कहता है कि तो तुम हो गाओ फेई हो, और आगे अपने हाथ में रही स्टिक को उसके कंधे पर ले जाता हुआ कहता है कि आखिर तुम उस चाकू के साथ क्या कर रहे हो, तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है। अगले 10 सेकंड में अपनी तलवार को नीचे रखो और मेरे सामने घुटने टेको, वरना हम अंदर जाके तुम्हारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारी भी वही हालत करेंगे जो हमने दूसरे विलेज की। तो फ्लाइंग टाइगर का लीडर कुछ कह नहीं पाता है। उसका छोटा भाई और स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि बिग बॉस, और आगे वो अपने घुटने टेक देता और कहता है कि जनरल लू को इस पहाड़ी के दूसरी तरफ तक पहुंचाया जाए। तो जनरल लू कहता ठीक है चलो अब तुम भी हमें फॉलो कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि वो सभी सिपाही गिफ्ट लेकर अगले विलेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला विलेज शिंगवा हिल होता है, मतलब उस व्हाइट वुल्फ का विलेज। आगे हम देखते हैं कि व्हाइट वुल्फ और उसके साथ में बाकी सभी औरतें भी उस विलेज के बाहर खड़ी होती है और जनरल लू उनके सामने जाता है। व्हाइट वुल्फ उसके सामने झुकती हुई कहती है कि जनरल लू को पहाड़ के नीचे तक पहुंचाया जाए। तो जनरल लू कहता है अपना सिर ऊपर करो, और आगे कहता है कि वाह एक काफ़ी खूबसूरत घोड़ा, और तुम्हारी रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और तुम सच में ये सारी रेपुटेशन डिजर्व करती हो। और आगे वो अपने हाथ में रही छड़ी को व्हाइट वुल्फ की तरफ ले जाते हुए कहता है कि मैं मार्केट वाली अफवाह पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो सच निकली, ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और उसकी छाती पर अपनी वो स्टिक को पॉक करने लगता है। तो सभी लड़कियां कहती है कि बिग बॉस। आगे जनरल लू मन में सोचता है कि चलो अब जल्दी से गुस्सा हो जाओ और मुझसे लड़ने के लिए आगे बढ़ो, ताकि मैं तुम सभी को यहीं पर ख़त्म कर सकूं। तो व्हाइट वुल्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती कि जनरल लू प्लीज़ इस माउंटेन को क्रॉस कीजिए। तो जनरल लू वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो सिपाही अब आगे बढ़ते हैं। आगे जनरल लू कहता है कि ये सब सिर्फ पहाड़ी लुटेरे हैं और मेरे लैंचमैन ज़रा हमारा झंडा तो ऊंचा करना। और आगे वो झंडा ऊंचा करता है जिसपे कि उन्होंने पहले जो जूजी हाई विलेज को डिस्ट्रॉय किया होता है उसके लीडर्स के है ना सिर लटके होते हैं। आगे हमें कहा जाता है कि डाकुओं की जिंदगी एक कुत्ते से भी है ना कम कीमती होती है। बटलर ह्यूंग ने हमें एक बार कहा था कि एम्पायर को 4 क्लास में बांटा गया है। पहली रॉयलिटी मतलब कि शाही लोग, दूसरे अमीर लोग और तीसरे नॉर्मल सिविलियंस, चौथे गरीब, और उनके बाद सबसे लास्ट में आता है लुटेरे जिनका लेवल सबसे गया गुजरा होता है। और बड़े लोगों की नज़रों में
एक लुटेरे की जिंदगी बहुत ही मतलब कम समझी जाती है, उसको इंसान भी नहीं समझा जाएगा। उनके लिए ऐसा है कि वो किसी जंगली जानवर का शिकार कर रहे। व्हाइट वुल्फ और फ्लाइंग टाइगर विलेज का हेड वो देखकर सोच रहे होते ये तो उस लीडर के सिर है। आगे हमें वापस वही जूजिया विलेज का सीन दिखाया जाता है जिसे कि पहले उन्होंने तबाह कर दिया था, और वहाँ पर सभी विलेजर्स की कब्रें होती है। अब वो विलेज पूरी तरह से मतलब कब्र से ही भरा हुआ है। और आगे हमें कहा जाता है कि यहाँ तक कि आम लोग भी जो है ना लुटेरों से डरते हैं, वो भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और अगर ऐसे इंसान को मार दिया जाए तो ये किसी तरह की गंदगी को साफ करना होगा। और आगे हमें कहा जाता है कि एक लुटेरे की जिंदगी किसी चींटी के बराबर होती है। आगे वो सभी सिपाही टॉड विलेज तक पहुंचते हैं। जनरल लू कहता कि तो ये है टॉड विलेज, आखिर कोई भी हमारा स्वागत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आया। और आगे वो कहता है मैं 5 तक गिनता हूँ, और अगर गेट खुलता नहीं है तो इस गेट को तोड़ दो और इनके पूरे विलेज को खत्म कर दो। फ्लाइंग टाइगर का लीडर मन में सोचता है आखिर ये चैंग चाहता क्या है, क्या वो सच में आज सबको मरते हुए देखना चाहता है। हम देखते हैं कि गेट खुलता है और एक घोड़ा आता है, और उस घोड़े के ऊपर चैंग बैठा होता है। और उसे देखकर फ्लाइंग टाइगर का लीडर सोचता है कि हाँ बिल्कुल सही, कुछ भी गलत मत होने देना, आज ये जनरल लू को यहाँ से ऐसे जाने दो जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि चैंग को सर्दी होती है और वो छींकता है। जनरल लू कहता है कि मैं तुम्हें है ना हथियारों के साथ नहीं देखना चाहता। और सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि वो थोड़ा सा फेमस और काफी ताकतवर जनरल है। तो पहले तो है ना चैंग कुछ नहीं कहता, उसे देख रहा होता है और आगे कहता है कि लूटो, मतलब कि वो इन्हें लूटने की बात कर रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 28 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही छोटे थे दोनों, लेकिन अगला चैप्टर हद से ज़्यादा बड़ा है तो कोई टेंशन नहीं है।